Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing few major articles. The first article is related to foreign direct investment inflow of 2024-25. सेकेंड आर्टिकल में हम एक स्कीम के बारे में बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार इन इंडिया। इसको प्रमोट करने के लिए एक स्कीम निकाली गई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ टॉपिक आने वाले प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से रीड करें। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। सबसे पहले दो चीजें होती हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट दो तरह से आते हैं फॉरेन कंट्री से। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे स्टॉक और बॉन्ड्स के थ्रू, आपकी मार्केट में सिस्टमैटिकली पैसों को डाला जाता है। दूसरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें पैसे के साथ साथ आपके पास टेक्नोलॉजी, मैनेजरल नो हाउ एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, इन तीनों चीजों के आपके बेनिफिट मिलते हैं आपको। अब इंडिया के अंदर ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन एंटिटीज, इंडिविजुअल या कंपनीज आपके बिजनेस एसेट्स में करती है, वो जो है वो इंक्रीज हुए हैं बाय 14%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 14% का इंक्रीज है। ऑलमोस्ट $81 बिलियन की आपको इन्वेस्टमेंट इंडिया में देखने को मिले, जो लास्ट 3 इयर्स की हाईएस्ट है। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 51% आपकी इन्वेस्टमेंट आई है। तो ये चिंता का सबब क्यों है? क्योंकि इससे रीजनल डिस्पैरिटी इंक्रीज होगी। तो अब यहां पर अगर हम देखें थोड़ा इसका ब्रेकडाउन, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, और इन दोनों में ऑलमोस्ट 3 टाइम का फर्क है। देन दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा और तेलंगाना। तो टोटल आपका एफडीआई आया है $81 बिलियन का। 14% का इंक्रीमेंट है फ्रॉम $71 बिलियन से 81 तक। अब यहां पे आपको समझना होगा कि यहां पर सबसे पहले तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है जब भी आपका कोई इस तरह का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब्स बनते हैं, लॉजिस्टिक हब्स बनते हैं, कनेक्टिविटी डेवलप होती है, स्मार्ट सिटीज, फ्रिजिड कॉरिडोर्स, इस तरह की चीजें आप महाराष्ट्र और बेंगलुरु में कई बार देखते हैं। देन प्रोएक्टिव स्टेट लेवल पॉलिसी कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोट करती है। अब जैसे कर्नाटका और बेंगलुरु में देखो दो चीजें, एक तो यहां पर आपकी जितनी एफडीआई आएगी उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, प्लस एफडीआई को लाने के लिए भी ये लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर ये पहला जो चीज है वो ये बताता है कि भाई लॉजिस्टिक मौजूद थे तो यहां पर इन्वेस्टमेंट आया, और वो आए तो और ज्यादा ये इंप्रूव भी किया। दूसरी चीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की। अब जैसे वेस्ट बंगाल है, उनकी पॉलिसी में अगर आप देखें, एक टाटा का प्लांट लगना था, लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वहां पर इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप ही नहीं हुई। तो आपको समझना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होगा उतना ही बेटर आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। देन आपके सेक्टोरल स्ट्रेंथ की भी बात आती है। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र इज नोन फॉर फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म, फार्मा। कर्नाटका अगर हम बात करें आईटी, स्टार्टअप्स, एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, तो इन फील्ड्स में यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी। तो किस सेक्टर के ऊपर उस पर्टिकुलर रीजन की होल्ड है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट वहां पे आएगी। और साथ के साथ जितनी वर्कफोर्स आपकी स्किल्ड होगी, टैलेंट पूल आपका जितना बड़ा होगा, उससे भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। मतलब डेफिनेटली उससे इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इंक्रीज होगी आपकी। अब यहां पर कहते हैं कि भी एफडीआई आने से बेनिफिट क्या मिलेगा। तो पहली चीज, रीजनल बैलेंस आपका कहीं ना कहीं इंप्रूव होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जैसे मान लो कुछ ही एरिया में आपकी एफडीआई आ रही है तो रीजनल बैलेंस कहीं ना कहीं डिसरप्ट भी हो सकता है। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर वो कुछ स्टेट से ज्यादा में आ रही है तो कहीं ना कहीं इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, ये सब इंप्रूव होगा। कैपिटल आएगा जिससे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग आपकी और ज्यादा बूस्ट होगी। देन यहाँ पे आप इंटरनेशनल सप्लाई चेन से कनेक्ट कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर फोकस कर सकते हो। जैसे मारुति सुजुकी है तो डोमेस्टिकली कार बना रही है, तो वो आप याद रखिए। देन आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट रिड्यूस होती है, बिकॉज डॉलर में पेमेंट आती है आपके लॉन्ग टर्म के लिए आती है, एंड इससे आप अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। देन जॉब्स क्रिएट होती है और ओवरऑल इकोनॉमी इससे बूस्ट होती है।
तो ये आपके बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज अबाउट आर्टिकल स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार इन इंडिया। अब ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे, जैसे पीएम ई ड्राइव, जहां पर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ई ट्रक्स, बसेस, हम इन सभी के डेवलपमेंट प्लस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पेम 2 जहां पर मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड क्रिएट करने के ऊपर हमारा फोकस है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जहां पर हम डोमेस्टिक कंपोनेंट बनाने की बात कर रहे हैं। देन पीएम ई बस सेवा, यहां पर हम 38,000 प्लस इलेक्ट्रिक बस इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो पोल्यूशन है सिटीज के अंदर इसको हम कम कर सकें। अब इसी लाइन में आप ये देखिए, अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की मार्च 2024 में, ऑल्दो लॉन्च की थी। अब इन्होंने क्या किया कि कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया। 75 से 100% जो ड्यूटी हुआ करती थी उसे रिड्यूस करके महज 15% पे ले आए, तो ताकि फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ईवी सेक्टर में हम प्रमोट कर सकें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डोमेस्टिक इकोसिस्टम और फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, इन सभी के ऊपर हमारा फोकस है। अब यहां पर ये कस्टम ड्यूटी आपकी जो है ये कहीं ना कहीं लोकल मैन्युफैक्चरिंग और जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है इसके ऊपर फोकस कर रही है। अब इसमें क्या है कि भाई पहले 3 सालों में आपको 25% तक कंपोनेंट डोमेस्टिक यूज करना होगा, लोकल कंपोनेंट, इसे इंक्रीज करना होगा 50% तक। बट इसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई आपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर फोकस नहीं किया। हाँ, यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी है कंपनीज को कि आपको टैक्स रिबेट मिलेगा प्लस या कस्टम ड्यूटी का रिबेट मिलेगा, प्लस आप यहां पर इन टोटल इसमें गवर्नमेंट 3 साल के अंदर तकरीबन 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी एंड एक कंपनी को मैक्सिमम 8,000 व्हीकल्स एक साल के अंदर देश के अंदर इंपोर्ट करने की छूट रहेगी। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं हम लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग को इंकरेज कर पाएंगे। जो ईवी सेगमेंट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में फंडिंग इंक्रीज कर पाएंगे। फॉरेन गुड्स के ऊपर हम अपनी जो रिलायंस है, डिपेंडेंसी, उसको कम कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं अपने मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे एंड ओवरऑल इंडिया को ई व्हीकल्स में क्या कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, जहां पर हम प्रमोट कर पाएंगे ई व्हीकल्स को। इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, कार्बन एमिशन कम होगा एंड प्लस एयर पोल्यूशन जो सिटीज में देखने को मिलता है वो भी रिड्यूस होगा। आइए अब बात करते हैं इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की। इसमें इसका नाम याद रखना, नोमैडिक एलिफेंट इसका नाम है, जो कि मई 31 से लेकर जून 13 तक आपकी कंडक्ट की जाएगी। स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग सेंटर जो उलन बतौर है मंगोलिया, वहां पर आपकी ये इस बारी ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है, तो आपको वो भी याद रखना है। लास्ट एडिशन आपका मेघालय में हुआ था इंडिया के अंदर। ऑल्टरनेट ईयर में दोनों देशों में होते हैं। इंटर ऑपरेटेबिलिटी को प्रमोट करना, ऑपरेशनल ज्वाइंटनेस को प्रमोट करना, यूनिफाइड एक लाइक यूनाइटेड नेशन के अंदर जैसे पीस कीपिंग मिशंस होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर सके हम एक साथ, तो उसके लिए ट्रेनिंग करना एंड डिफेंस टाई भी इससे हमारी स्ट्रेंथन होगी। तो वैसे कई सारी कंट्रीज के साथ हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज है, तो लिस्ट आपके पास है, एक बारी गौर फरमा लेना। पिछले से पिछले साल यूपीएससी ने एक क्वेश्चन इसके ऊपर पहले ही पूछा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। एवरी ईयर आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट इस साल तो 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले। एंड हमेशा मैं ये कहता हूं कि इसमें कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो फ्यूचर में मिटिगेशन में हेल्प करती है, तो यूपीएससी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन यानी साई के नाम से जानते हैं। अब कहते हैं कि भाई यहां पर एक कॉस्ट इफेक्टिव हमारे पास तरीका है साई को लाने के लिए कि भाई लो एल्टीट्यूड कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम एक स्पेसक्राफ्ट को यूज करेंगे, एयरक्राफ्ट को यूज करेंगे और इससे पोलर और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स में हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे सल्फर ऑक्साइड्स को एट अ हाइट ऑफ 13 किलोमीटर। अब ये सेम 1991 में एक आपकी वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, उसको मिमिक करेगी, जिससे अर्थ का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक से नीचे जा सकता है। अब यहां पर आप ये मान के चलो कि सल्फर ऑक्साइड को आप यूज कर रहे हो, ये रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो हवा के अंदर घुल मिल जाते हैं, एरोसोल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल टाइप, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसको अगर आप 20 किलोमीटर की हाइट पे रखेंगे तो इससे सनलाइट काफी अच्छी खासी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो एंड इससे ग्लोबल वार्मिंग को आप रिड्यूस कर सकते हो। ये मिमिक करता है जो आपका सेम वॉल्केनिक इरप्शन का जो फिनोमिना होता है उसी को। तो कहीं ना कहीं इससे हमें बेनिफिट मिल सकता है। इससे धरती और ज्यादा ठंडी हो जाएगी, ठंडी इन द सेंस की जो
ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है वो रिड्यूस होगी, बट ये एक टेम्परेरी मिटिगेशन है शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म में आपको इमिशन रिडक्शन के ऊपर ही फोकस करना होगा। देन आपको कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर लाइक इसमें कि जैसे आपको कुछ एयरक्राफ्ट के ऊपर फोकस करना होगा। जैसे अगर आपको इक्वेटर के पास 20 किलोमीटर तक की हाइट पे जाना होगा तो आपको हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को यूज करना होगा। देन एग्जिस्टिंग जेट्स को आप यूज कर सकते हो, बोइंग को एट अ हाइट ऑफ 13 टू 15 किलोमीटर हाइट पे, जो कि पोलर और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरिया में आपकी स्ट्रेटोस्फेयर की लोकेशन होती है। बिकॉज आपका इक्वेटर के पास कन्वेक्शनल हीट के कारण आपका ट्रोपोस्फेयर की हाइट बहुत ज्यादा हाई होती है और पोलर एरिया में उतनी ही रिड्यूस हो जाती है। तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इससे कहीं ना कहीं जो आपका पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो टारगेट्स है आप उसको भी अचीव कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं रैपिड कूलिंग होगी। पहली बात, वॉल्केनिक इरप्शन को ही मिमिक कर रहा है तो इंस्पायर्ड है नेचर से, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं, कार्बन कैप्चर और मिटिगेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। एंड यहां पर आप ये मान के चलो कि लाइक ये रीजनल एरिया पे भी आप टारगेट कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी एरिया में भी टारगेट इसको कर सकते हो। हाँ, ये एक इमरजेंसी का टूल है, हमेशा यूज करने वाला टूल नहीं है। अब इसमें और भी कई मेथड्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो लाइक क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। जैसे मरीन क्लाउड को ब्राइट करना, इसमें रिफ्लेक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है क्लाउड की, जिससे कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि आपकी हीट ट्रैप कम होगी। देन सीरस क्लाउड की थिनिंग, जिससे हीट अगेन ट्रैप कम होगी तो हीट इजीली एस्केप कर सकेगी स्पेस में। या आप रिफ्लेक्टर्स को भी यूज कर सकते हो स्पेस में, मिरर को, जिससे आप सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट करें। बट इन सब के कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे अनइवन कूलिंग देखने को मिल सकती है, जिससे हो सकता है कि पोलर रीजन और ज्यादा ठंडा हो जाए या किसी एरिया में आपको इसके बेनिफिट बहुत कम देखने को मिले। ओजोन को डिप्लेट करेगा, एसिड रेन की प्रॉब्लम, एंड क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं ये रेन के ऊपर भी आपका असर पा सकता है, मतलब डाल सकता है। देन इसके ग्लोबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जहां पर आप ये मान के चलो कि पूरे प्लैनेट की जो लाइक आप ये कह सकते हो कि एक कंट्री के ऊपर अगर नेगेटिव असर पड़ा तो इसका जो कंसर्न है वो पूरे ग्लोबल आपके प्लेयर्स रेज करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं एक सेफ तरीका नहीं है, कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट कंप्लायंट नहीं है, बिकॉज ये एमिशन जो कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने में नहीं, कहीं ना कहीं उनको इंकरेज करेगा कि आप जितना मर्जी एमिशन करो, वी हैव द टेक्नोलॉजी जिससे आप पोल्यूशन मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं वो डिस्करेज करेगा पॉजिटिव एक्शंस को। देन टेक्नोलॉजी फिक्स, ये एक तरह का मोरल हजार्ड है, क्योंकि आप सस्टेनेबल सोल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म फिक्स के ऊपर फोकस करो, जुगाड़ कर रहे हो। देन इसको एज अ वेपनाइजेशन एंड वेपनाइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे भी आप देख सकते हो, जहां पर कोई एक कंट्री यूनिलेटरली इस चीज को इंपोज कर दे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। एंड लास्ट में ये कहा जाता है कि देखो इसमें इजी नहीं है इसका वे, बिकॉज एथिकल कंसर्न्स भी हैं, ह्यूमन और एनिमल स्पीशीज दोनों के ऊपर असर पड़ेगा, गवर्नेंस चैलेंजेस भी हैं, हर कोई देश इसके लिए राजी नहीं होगा, प्लस रिस्क है, अपने को अभी तक पता नहीं है कि क्या रिस्क होंगे, बट बहुत ज्यादा रिस्क हो सकते हैं। प्लस पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत सारे हर्डल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। These are the things that you have to keep in mind। और आज की डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।